हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक डीके सर क्लासेज। इस वीडियो में कक्षा 12 के बच्चों के लिए हिंदी से 25 नंबर की तैयारी कराने वाला हूं। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2024 की बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो हिंदी में आपका 25 नंबर पक्का होगा। आज की इस वीडियो में ट्रिक से सबसे पहले नंबर देख लीजिए, जीवन पर्ची ट्रिक से सिखाऊंगा। 100% आपको मतलब कि पूरा अच्छे से तैयार हो जाएगा, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी। आपको ट्रिक बताऊंगा जीवन पर्ची तैयार करने के लिए। सबसे और मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 यहाँ पे कवि का जीवन पर्ची भी बताऊंगा। साथ में साथ क्या क्या आज की इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश देख रहे हैं ना, इसका फुल सोल्यूशन गद्यांश को कॉपी में कैसे सॉल्व करना है पेपर जब करने जाएंगे वहां पे। और यहाँ पे देख रहे हैं ये पद्यांश मोस्ट इंपॉर्टेंट आज की वीडियो है, तो इसको लाइक कर देना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़ जाइए इस चैनल पे। आपको पीडीएफ भी हैंड से लिखा हुआ डिटेल नोट्स भी दिया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन क्लिक कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले बाबू ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे आपको ट्रिक से जीवन पर्ची तैयार करने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले हिंदी के ये महत्वपूर्ण कवि जो हैं, ये कवि का जीवन परिचय तैयार करके जाना 2024 के बोर्ड एग्जाम में। इसमें से ही आपको देखने को मिलेगा 101% गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि यही आएगा जो मैं आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। ठीक है, चलिए सबसे पहले तैयार करना है किनको किनको जीवन परिचय। रामधारी सिंह दिनकर। आप कह रहे होंगे कि सर मैंने तो रामधारी सिंह दिनकर का पहले से ऑलरेडी तैयार कर लिया है, तो बहुत ही बेस्ट है। इसके बाद किसका तैयार करना है? जीवन जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी का आप किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, आपको ये जयशंकर प्रसाद जी का भी दिखाई देगा। इसके बाद महादेवी वर्मा, ये कवित्री हैं, इनका भी जीवन परिचय बढ़िया से पढ़ के जाना है। 2024 के बोर्ड एग्जाम में 101% इन सभी को पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद है मैथिली सड़गुप्त जी। तो ये जितने भी मैं चारों को बताया हूं बढ़िया से पढ़ के चाहिएगा। 100% नहीं बोल रहा हूं, 101% गारंटी के साथ बोल रहा हूं। जब एग्जाम देकर आएंगे ना, ये वीडियो खोल कर देखेंगे तो बोलेंगे कि हाँ सर आप 101% बोले थे, सेम वही क्वेश्चन आया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में मैथिली सड़गुप्त जी का आपको साहित्यिक परिचय जो जीवन परिचय आता है, आपको ये मतलब कि एकदम 100% यही पूछा जाएगा। तो देखिए सबसे पहले ट्रिक बताऊंगा कि कैसे तैयार करना है। ठीक है ना, चलिए सबसे पहले जीवन पर्ची तैयार करने का बेस्ट तरीक देखिए, ट्रिक याद रखने के लिए, क्योंकि देखिए आज तो याद कर लेंगे लेकिन 2-4 दिन बाद भूल जाते हैं, तो आपको ट्रिक बताते हैं कि फिर कैसे याद रखेंगे लाइफ टाइम के लिए। सबसे पहले जीवन परिचय लिखेंगे तो बोर्ड एग्जाम में लिखने का तरीका भी साथ में समझते चलिए। आपको ये प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे डालना आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद ये 5 के ख में आएगा। ये कवि का जीवन परिचय जो होता है ना, 5 के ख में आता है, और कवि नहीं इसके पहले लेखक आता है तो वो 5 के क में आता है। ठीक है ना, तो ये 5 नंबर का ये सवाल है, समझ रहे ना। ये जो क्वेश्चन है ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये पेपर में 5 नंबर का पूछा जाता है। तो ये 3 + 2 ऐसे करके मिलता है। तो आपको कैसे कैसे प्राप्त करना है नंबर, ट्रिक समझिए। सबसे पहले किसी भी लेखक या कवि का जीवन परिचय आप तैयार कर रहे हैं तो ट्रिक समझिए। सबसे पहले मेन क्या होता है, जब एग्जामिनर को कॉपी चेक करता है ना आपका, तो इसमें जीवन परिचय में क्या चेक करता है? सबसे पहले ये देखता है कि किसके विषय में लिखे हैं आप जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय। तो आप मान लीजिए कि मैथिली सड़गुप्त जी के लिखे हैं ना, हाँ ठीक। अब इसमें मेन पॉइंट क्या होता है जिससे आपको एग्जामिनर फुल नंबर देता है? सबसे पहले जन्म सन, कि किस सन में इनका जन्म हुआ, ये बच्चा ने लिखा है या नहीं लिखा है, पहले उस पे ध्यान उसका जाता है। ठीक, इसके बाद उनके पिता का नाम क्या है, उनके पिता का नाम क्या है, उनके माता जी का नाम क्या है, ये लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है, और अपने जीवन में क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त किया है, किस किस सन में उपलब्धियां प्राप्त किया है, इस सन को भी चेक करता है एग्जामिनर। पहले इसी मेन चीज पर, टॉपिक पे ध्यान उसका जाता है, और लास्ट में इस टॉपिक पे मृत्यु का सन, जो डेथ होता है ना, उस सन को पहले मेंशन करना जरूरी है, और किस पेन से इसको मेंशन करना है, ये सारी ट्रिक्स इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, तो पूरा बात कीजिए। ठीक है, और इस चारों को बढ़िया से रिवीजन कर लीजिए। चलिए मैथिली सड़गुप्त जी के बारे में जीवन परिचय हम बेस्ट तरीके से याद करने का ट्रिक बताते चल रहा हूं। समझिए
क्या क्या ये क्यों मैं यहाँ पे अंडरलाइन के थ्रू ये दूसरे कलर से लिखा हूँ, ये चीज समझना बहुत जरूरी है पेपर में अगर आप 95 अचीव करना चाहते हैं। तो देखिए ये जिसके बारे में आप लिख रहे हैं ना, तो सबसे पहले ऊपर में टॉप में आपको उसका नाम लिखना है। जैसे मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में साहित्यिक परिचय जीवन परिचय लिख रहे हैं तो ऊपर लिख दीजिएगा, ठीक। इसके बाद पहले आपको डिटेल में जैसे एग्जाम में पूछा लिखने का तरीका होता है वैसे लिखना है। सबसे पहले आपको जीवन परिचय लिखना है। हेडिंग क्या लिखना है? जीवन परिचय। समझ रहे हैं ना? फिर लिखेंगे हेडिंग के बाद से कि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन 1886 ईस्वी में चीर गांव में हुआ था। अब देखिए ये मैं आपको ब्लैक पेन से क्यों लिखा हूं, देखिए ये हाईलाइट किया हूं। यही एग्जामिनर चेक करता है कि किस सन में जन्म हुआ था, ये बच्चा ने लिखा है या नहीं लिखा है। तो ये आपको बोर्ड एग्जाम में बस ब्लैक पेन से ही लिखना है, ये आपको हाईलाइटर नहीं लेकर जाना है, ठीक है ना। चलिए कि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन 1886 ईस्वी में चीर गांव में हुआ था, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त थे। देखिए इनके पिता का नाम भी यहाँ पे ब्लैक पेन से मैंने मेंशन कर दिया है ताकि आपको समझा सकूं और उस समय मतलब ध्यान आ जाए। तो आपको भी एग्जाम में ऐसे ही लिखना है। उनके पिता का नाम क्या था? रामचरण गुप्त था। सेठ रामचरण गुप्त स्वयं एक अच्छे कवि थे। इनके पिताजी जो थे क्या थे? स्वयं एक अच्छे कवि थे, मतलब कविता वगैरह सभी लिखते थे, ठीक। गुप्त जी पर अपने माता पिता का पूर्ण प्रभाव पड़ा। जो गुप्त जी थे, मैथिली शरण गुप्त जी, इनके माता पिता का जो पूर्ण प्रभाव पड़ा था, जैसे माता पिता थे चालाक मतलब वैसे ये भी थे। इसके बाद आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से भी इन्हें बहुत प्रेरणा मिली है। यानी कि जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे इनसे भी बहुत कुछ इन्होंने सीखा है, ठीक है ना, अपने जीवन में। आगे देखिए गुप्त जी विनम्र, यहाँ पे क्या बताया गया है कि गुप्त जी विनम्र, हंसमुख और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। ये तो आप समझ ही रहे हैं। इसके बाद आगे अब यहाँ पे ये वाला ब्लैक पेन से लिखना है आपको बाबू, ध्यान दीजिएगा। किस कलर से? ब्लैक पेन से। क्या लिखेंगे कि सकेत महाकाव्य पर उन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला है। तो आपको ये ब्लैक पेन से ही लिखना है, ठीक है ना, क्योंकि अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष के बाद इन्होंने मतलब कि क्या उपलब्धियां प्राप्त किया है। आगे चलिए, भारत सरकार द्वारा गुप्त जी को साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। किस चीज से? पद्म भूषण से भी सम्मानित किए गए हैं ये। इनके आगे जीवन काल में क्या क्या होता जा रहा है देखिए। जीवन के अंतिम क्षणों तक, जीवन के अंतिम क्षण का मतलब बुढ़ापा हो जाता है, ये निरंतर साहित्य सृजन करते रहे, यानी कि अपने साहित्य में लगातार विकास करते रहे। इसके ठीक बाद 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को माँ भारती, माँ क्या है? भारती का यह महान साधक स्वर्ग में विलीन हो गए। तो ज्यादा नहीं लिखना है, टू द पॉइंट ही लिखना है। जीवन के जो मेन उपलब्धियां है ना वही यहाँ पे लिखना है। और लास्ट में मृत्यु सन तो जरूर चेक करता है एग्जामिनर। तो 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को इनका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। तो ये था उनका जीवन परिचय। यहां से अब आगे चलेंगे तो साहित्यिक परिचय, कुछ साहित्य में स्थान, उनका क्या क्या परिचय है साहित्यिक परिचय में। तो यहाँ पे हेडिंग डालिएगा साहित्यिक सेवाएं। साहित्य में उनका क्या क्या सेवाएं हैं बाबू, ये जरूरी है, नहीं तो 3 नंबर आपको यहाँ से नहीं मिलेगा। समझते चलिए। देखिए गुप्त जी का झुकाव गीत काव्य, यहाँ पे गति काव्य लिख दिए, गीत काव्य की ओर था। किधर था? गीत काव्य की ओर था। और देखिए, और राष्ट्र प्रेम इनकी कविता का प्रमुख स्वर रहा, ठीक है। इनके काव्य में भारतीय संस्कृत का यानी कि प्रेरणाप्रद चित्रण हुआ है। तो ये साहित्यिक सेवाएं लिख दीजिएगा। इसके बाद थोड़ा और भी लिखना है, नहीं तो ऐसे ही 5 नंबर नहीं मिल जाता है। समझ रहे हैं ना, कितना मेहनत के बाद आप लोग को ये नंबर प्रोवाइड किया जाता है, आप लोग खुद समझ रहे होंगे। आगे चलिए, इन्हें साकेत महाकाव्य पर हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग मंगला यानी कि प्रसाद पारितोषिक भी मिला है। तो इतना लिख लेंगे ना। अब चलिए आगे इसमें और भी लिखना है, ठीक है। चलिए साकेत के बारे में समझिए। क्या लिखेंगे हेडिंग डाल के कि यह उत्कृष्ट महाकाव्य है।
यह जो साकेत है क्या है, यह उत्कृष्ट महाकाव्य है जो श्री रामचरितमानस के बाद राम काव्य का प्रमुख स्तंभ है। तो इतना लिख लीजिएगा साकेत के बारे में। इसके बाद साहित्य में स्थान, उनका जो साहित्य था उस साहित्य में इनका क्या स्थान था, कैसा इनका व्यवहार था, कैसे लोग इनसे प्रेम करते थे, समझिए। लिखेंगे साहित्य में स्थान कि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी यानी कि आधुनिक हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि रहे हैं। लोकप्रिय मतलब लोग इनसे बहुत प्रेम करते थे, ठीक है ना, बहुत इनको मतलब चाहते थे। आगे देखिए, खड़ी बोली को काव्य के सांचे ढालकर परिष्कृत करने का जो असाधारण कौशल इन्होंने दिखाया वह अविस्मरणीय रहेगा, यानी कि जिसे भूला नहीं जाएगा। आगे देखिए, इन्होंने राष्ट्र को क्या क्या है, जगाया है और इसकी चेतना को बाणी दी है, ठीक है ना। तो ज्यादा नहीं, टू द पॉइंट, मतलब कि जैसे प्रश्न पूछता है ना वैसे ही आपको साफ साफ आंसर लिखना है। तो आपका 5 नंबर यहाँ से जीवन परिचय साहित्यिक परिचय पर अचीव हो जाएगा। तो ऐसे ही साफ साफ लिखिएगा। ये तो हो गया। अब आगे हम चलेंगे आपको कहाँ पे लेकर, तो यहाँ से देखिए ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण सबसे पहले गद्यांश, इसके बाद ही पद्यांश पे नंबर आएगा, ठीक है। एक एक चीज समझते चलिए बाबू, आप लोगों के लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे क्वेश्चंस लेकर आते रहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं गद्यांश वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू। और ये जो गद्यांश है ट्रिक से मैं बताऊंगा कि ट्रिक से आप कैसे पहचानेंगे कि किस पार्ट से दिया है और उस पार्ट के लेखक कौन है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे को पहचानने में दिक्कत होता है, समझ ही नहीं आ रहा है कि किस पार्ट से दिया है नहीं दिया है। तो ये चीज ट्रिक से समझिए, ठीक। ये क्योंकि 10 नंबर का पेपर में पूछा जाता है, 2-2 नंबर करके, ये 5 इसी में से प्रश्न पूछेगा तो 10 नंबर का आता है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, देख रहे हैं ना, ये पेपर में पिछले साल आया हुआ था। चलिए गद्यांश को पढ़िए, पहले बढ़िया से पढ़ना है। कहते हैं, क्या लिखा गया है कि कहते हैं कि दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, कहते हैं कि दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ साधता है, यानी कि जितने से उसका काम बन जाता है और काम बनने के बाद भूल जाती है। वही कह रहा है, बाकी को यानी कि बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है, यानी कि जो काम की चीजें नहीं है उसको छोड़ करके और काम की चीजें को लेकर के आगे बढ़ जाती है। वही कह रहा है, शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं साधा क्योंकि उसे वह याद रखती है, क्योंकि उसे वह याद रखती है सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। तो ये आपका गद्यांश है। और कैसे पहचानेंगे कि किस पार्ट से दिया गया, तो ट्रिक समझिए। कहते हैं कि दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ साधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है, शायद अशोक। यहाँ पे जो देख लीजिए, किसी भी पार्ट का एक छोटा सा नाम का अंश जरूर मिलेगा जिससे आपको मालूम हो जाएगा कि हाँ इसी पार्ट से इस गद्यांश को दिया है। जैसे अशोक लिखा है ना, तो आपको मालूम चल गया कि कौन से पार्ट से दिया है, अशोक के फूल। अशोक के जो फूल आपका चैप्टर है उसी से इस गद्यांश को दिया है, ट्रिक समझिए। तो आपका 2 नंबर काम हो गया। जैसे ही आपने गद्यांश के पार्ट के नाम को याद कर लिया तो 2 नंबर का काम हो गया। कैसे, अभी तुरंत मालूम चलेगा। चलिए नीचे चलेंगे ना, यहाँ से प्रश्न जब पढ़ेंगे तो इसमें क्या क्या पूछा है उसके थ्रू आपको मालूम चलेगा। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इसमें दिया है, कह रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ, जो ऊपर दिया गया गद्यांश है उसका गद्यांश का पाठ, और कह रहा है कि लेखक, जो इस पाठ के लेखक हैं उसका नाम बता दीजिए। हम आपको 2 नंबर यहाँ से दे देंगे, ठीक है। तो आपको मैंने पाठ बता ही दिया कि अशोक के फूल वाला पाठ से इस गद्यांश को दे रखा है। इसके राइटर कौन है, लेखक, तो आपके राइटर जो हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। तो 2 नंबर मिल गया ना। अब चलिए इसको सॉल्यूशन के साथ मैं बताते चल रहा हूँ, ठीक है, तब जाके आपको अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे देखिए कैसे सॉल्व करना है बाबू, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको किसी भी गद्यांश को या पद्यांश को सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में 2-2 करके देता है। गद्यांश देगा तो एक अथवा में देता है और एक मेन के रूप में, तो आप दोनों में से कोई एक ही करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए संकेत डाल देंगे, जैसे कि कहते हैं, यहाँ पे गद्यांश दे रखा है ना कि कहते हैं, शुरू से 2-3 शब्द लिखकर और बीच में खाली के लिए डॉट डॉट करके लास्ट वाला 2-3 शब्द उठा लीजिए, अखाड़ा ही तो है, ठीक है ना। यहाँ पेंसिल दिख रहा है ना, अखाड़ा ही तो है, डॉट डॉट
कर लिख दीजिए। इससे क्या होता है फायदा कि जो एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो दोनों गद्यांश में से आप किस गद्यांश को सॉल्व किए हैं वो आसानी से पकड़ लेता है और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कॉपी चेक करने में, इसलिए आपको फुल नंबर फटाफट देता चला जाएगा। इसलिए आप संकेत जरूर डालिएगा, इस ईजी रहेगा उसको चेक करने में। अब यहाँ से देखिए फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन मैंने बताया ना कि पाठ का नाम पूछा है, तो यहाँ पे अशोक के फूल हो जाएगा पाठ का नाम, ठीक है। इसके बाद लेखक का नाम, तो अशोक के फूल जो आपका पाठ है इसके राइटर लिखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो ये पहला प्रश्न था ना, इतना ही 2 लाइन में लिख देंगे आपको 2 नंबर मिल जाएगा। या इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 तरीका है इसका आंसर देने के लिए। एक चाहे तो यहाँ पे संदर्भ का हेडिंग डाल दीजिएगा और लिख दीजिएगा कि यह प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के यानी कि गद्य खंड में संकलित अशोक के फूल नामक पाठ से, जिसके राइटर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा ये लिखा गया है, उद्गृत है। तो ये इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वहां पे जो आपको इजी लगेगा वो ऐसे ही लिखिएगा। ये हमको इजी दिखने में लग रहा है, 2 लाइन में कंप्लीट हो जा रहा है, तो ऐसे ही लिख लीजिएगा। अब बात आती है अगला प्रश्न की, तो ध्यान दीजिएगा। पूछा इसमें कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। हाँ, गद्यांश में चलेंगे तो अब तो मालूम चलेगा कि रेखांकित कितने लाइन को किया है। देखिए यहाँ से और यहाँ तक जाती है। ये कह रहा है ना कि जो लाइन को अंडरलाइन किया है इसका मतलब क्या होगा, इसका पूरा अर्थ बताइए हमें व्याख्या करके, ठीक है। तो उसी चीज को व्याख्या करेंगे। पढ़िए पहले कि कहते हैं कि दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ साधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। इतने ही लाइन का वाक्य प्रयोग यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या कर देना। चलिए पहले हेडिंग डालना है आपको क्या, तो 2 नंबर का रेखांकित अंश की व्याख्या। समझ में आ रहा है ना। ऐसे ही पेपर में आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखिएगा, हेडिंग डाल लीजिएगा। इसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे कि द्विवेदी जी कहते हैं। कौन द्विवेदी जी, यानी कि यहाँ पे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि यह संसार बड़ा ही स्वार्थी है। यह संसार जो है बड़ा ही स्वार्थी है। यह उन्हीं बातों को याद रखता है, यह उन्हीं बातों को याद रखता है जिनसे उनका कोई स्वार्थ सिद्ध होता है, यानी कि कोई काम बन जाता हो। अन्यथा व्यर्थ की यानी कि समृद्धियों, यानी कि व्यर्थ की कोई भी स्थिति हो, समृद्धि हो, यानी कि स्मृतियों से यह अपने आप को बोझिल नहीं बनाना चाहता है। यानी कहने का मतलब है जितना काम है उतने काम से ही मतलब है, और अन्यथा बेकार की कामों में ये मतलब कि बोझ नहीं लेना चाहता है, वही चीज है। अब यह उन्हीं वस्तुओं को याद रखता है जो उसके दैनिक जीवन की स्वार्थ पूर्ति में सहायता पहुंचाती है। यानी कि रोज रोज काम आने वाली वस्तुओं को ही याद रखता है, और जो रोज रोज काम नहीं है उसको भूल जाता है। बदलते समय की दृष्टि में अनुपयोगी होने से यदि कोई वस्तु अपेक्षित हो जाती है तो यह भूलकर आगे बढ़ जाता है। इतने लाइन का ये व्याख्या हो चुका है जो कि यहाँ तक बोला गया था, ठीक है ना। इसी तरीके से बढ़िया से तैयार कीजिए, एक एक नंबर आप लोग लिए बोर्ड एग्जाम के लिए कीमती होता है। आगे प्रश्न पढ़ेंगे 3 नंबर। ध्यान दीजिएगा कि अशोक को विस्मृत करने का आधार किससे माना गया है। यानी कि जो इसमें अशोक के फूल वाला जो चैप्टर है कि अशोक को विस्मृत करने का आधार किसे माना गया है, तो इसका आंसर आपको इसी गद्यांश के थ्रू देना है, जैसे कि प्रश्न में पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा 3 नंबर की अशोक को विस्मृत करने का आधार स्वार्थ वृत्ति, यानी कि अपने काम से मतलब रखने वाले को ही माना गया है, ठीक है। इसके आगे प्रश्न जो है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 4 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया कि लेखक ने दुनिया का किस किस तरह का व्यवहार बताया है। यानी कि जो इसमें लेखक है इस गद्यांश को लिखा है तो इसमें क्या शिक्षा दिया है, तो यहाँ पे लेखक ने दुनिया को किस किस तरह के लोगों का व्यवहार बताया है। तो चलिए यहाँ पे बताते हैं 4 नंबर का। देखिए इसमें 4 नंबर का प्रश्न का उत्तर लिखिएगा इस टाइप से कि लेखक ने इस दुनिया के व्यवहार को इस तरह से बताया है कि यह केवल उतना ही याद रखती है जितने से इसका स्वार्थ साधता हो, बाकी की छोड़ करके आगे बढ़ जाती है, ठीक है। इस तरीके से आंसर देना है आपको। आगे प्रश्न 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि स्वार्थ का अखाड़ा किसे माना गया है। बताइए कि स्वार्थ का जो अखाड़ा है किसे माना गया है। इसका राइट आंसर बताइएगा इस टाइप से। 5 नंबर है ना, तो यहाँ पे देखिए कि सारे संसार को स्वार्थ का अखाड़ा माना गया है। यानी कि जितने में हमारी दुनिया है, विश्व है, इसको स्वार्थ ही माना गया है। कोई भी लोग यहाँ बढ़िया नहीं है, सब लोग अपने मालिक के मतलब वही
स्वार्थ के लिए जी रहे हैं, तो वही चीज यहाँ पे इसका भाव कह रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर ऐसे देना है। अब आगे प्रश्न कंटिन्यू करेंगे। ये तो गद्यांश था, 10 नंबर ऐसे ही अच्छे से तैयारी करेंगे तो मिल जाएगा। आगे की बात करते हैं तो ये पद्यांश देख रहे हैं ना, ये पद्यांश है आपका। इस पद्यांश को बहुत ही बेस्ट तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि पेपर में इस बार आने का चांस है। इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको बहुत ही बेस्ट तरीके से बता देता हूं। चलिए देखिए, ये भी पेपर में आपको 10 ही नंबर का आता है। जिस टाइप से आपको गद्यांश बताया मैंने, उसी टाइप से ये भी आता है, लेकिन ये कविता के थ्रू होता है, पद्यांश बोलते हैं इसी को। चलिए इसको पहले पढ़ते हैं, तब समझते हैं कि किस पार्ट से दिया है। ठीक है, कौन हो तुम वसंत के दूत। पहली लाइन बोला है कि कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति। इसके बाद आगे पढ़ेंगे कि मिटाना उत्कंठा सविशेष, दे रहे हो कोकिल सानंद, सुमन को जो मधुमय संदेश। जैसे ही आपने इस पद्यांश को पढ़ा, ज्यादा तो बड़ा नहीं है, ये छोटा सा ही पद्यांश है। जैसे इस पद्यांश को पढ़ा तो आपको थोड़ा सा जरूर ट्रिक समझ आया होगा कि किस पार्ट से भाई दिया गया है। ठीक है, तो आपको ट्रिक समझना है ना, क्योंकि देखिए इसमें थोड़ा सा श्रद्धा के बारे में बात की गई है। ठीक है, कि कौन हो तुम वसंत के दूत, कौन हो तुम वसंत के दूत, तपन में शीतल मंद बयार। इसमें किसके बारे में, तपन में मंद यानी तपन में शीतल मंद बयार, इसमें श्रद्धा के बारे में बात किया गया है। थोड़ा थोड़ा श्रद्धा से मिलता जुलता है, तो आपको ट्रिक समझ ही आ गया होगा कि श्रद्धा मनु से इस पद्यांश को दे रखा है। और श्रद्धा मनु के लेखक कौन है, जे शंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया वो पाठ है। ठीक है, तो आपको 2 नंबर तो यहीं से क्लियर हो गया ना। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं, तब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं आंसर। देखिए पहला प्रश्न है कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक, शीर्षक का मतलब ही होता है पाठ। ठीक है, और कवि, कवि इस पाठ को कौन कवि लिखे हैं उनका नाम बताइए, तो 2 नंबर अचीव हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न का आंसर यहाँ से बताते चलेंगे। सबसे पहले तो आपको मैं संकेत, जैसे कि एक गद्यांश में बताया, सेम ऐसे इसमें भी आपको करना है कि कौन हो तुम, यहाँ से डॉट डॉट लास्ट में मधुमय संदेश, ये संकेत तो डालना आपको आ ही गया होगा। ठीक, अब चलिए पहला प्रश्न का यहाँ पे आंसर बता देता हूँ। पहला कि शीर्षक, शीर्षक का नाम यानी कि पाठ के नाम, तो यहाँ पे श्रद्धा मनु वाला पाठ से पद्यांश दिया है। कवि का नाम, श्रद्धा मनु वाला पाठ को किस कवि ने लिखा है, तो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। तो यहाँ पे बस 2 लाइन लिख देंगे तो आपका 2 नंबर ऐसे ही मिल जाता है, तो बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है 2 नंबर, ध्यान दीजिएगा इस पेपर में, कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो ऊपर अंडरलाइन किया है 2 लाइन का, इसका व्याख्या करके बताइए कि इसका भाव क्या कह रहा है, व्याख्या करके बताइए कि इसका मतलब क्या होगा। कि घन तिमिर में चपला की रेख, पूछा है ना, कि घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार, ये बस 2 ही लाइन का व्याख्या कर देना है। चलिए इसका यहाँ पे आंसर बताते हैं, कैसे समझ के लिखना है। 2 नंबर का रेखांकित अंश की व्याख्या, समझ रहे हैं ना, इस टाइप से आपको हेडिंग डाल लेना है। तब से लिखेंगे कि मनु श्रद्धा से उसका परिचय जानते हुए, जानने हेतु प्रश्न करते हुए कहते हैं, मतलब जानने की इच्छा जताते हुए प्रश्न की इच्छा जानने के लिए वो कहते हैं कि मेरे इस अत्यंत निराशापूर्ण और अंधकारपूर्ण जीवन में काले बादलों के बीच बिजली की रेखा के समान और वेदना एवं व्यथा से तप्त मेरे जीवन में शीतल और मंद गीत से चलने वाली पवन के समान कौन हो तुम। ठीक है, तो बस 2 लाइन को ही आपको इस तरीके से व्याख्या करना है कि ज्यादा बड़ा भी ना हो और छोटा भी ना हो, मतलब इसका पूरा पूरा निचोड़ भाव यहाँ पे व्याख्या कर देना है, तभी जब नंबर मिल पाएगा 2 नंबर। ठीक, इसके आगे प्रश्न में देखेंगे 3 नंबर, बोला है कि आगंतुक व्यक्ति से किसकी ओर संकेत किया गया है। जो आगंतुक व्यक्ति है उसके बारे में किसकी ओर व्याख्या के संकेत के रूप में बताया गया है। तो 3 नंबर प्रश्न समझिए, यहाँ पे देखिए, आगंतुक व्यक्ति शब्दों के माध्यम से, यानी शब्द के माध्यम से मनु की ओर संकेत किया है। किसकी ओर, बस छोटा सा नाम रखना है याद, मनु की ओर संकेत किया है आगंतुक व्यक्ति ने। आगे प्रश्न पढ़ेंगे 4 नंबर, ध्यान दीजिए कि पद्यांश में किसकी उत्कंठा मिटाने की बात की गई है। जो ये हमारी पद्यांश है, इस पद्यांश में किसकी उत्कंठा मिटाने की बात की गई है। तो लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाना उत्कंठा सविशेष। देखिए पद्यांश में इसका आंसर छिपा है,
4 नंबर का यहाँ पे बताएंगे कि पद्यांश में श्रद्धा के द्वारा मनु की उत्कंठा मिटाने की बात की गई है, यानी इसको मिटाने डिलीट करने की बात की गई है। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन, पद्यांश में किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है। संवाद का मतलब होता है झगड़ा विवाद, ठीक है। तो पद्यांश में किन पात्रों मतलब लोग वस्तु, ठीक है ना, किनके बीच ये संवाद हो रहा है। तो यहाँ पे बताएंगे 5 नंबर कि पद्यांश में मनु और श्रद्धा, जो मनु है और श्रद्धा है, इन्हीं दोनों के बीच झगड़ा हो रहा है, यानी संवाद हो रहा है। तो बस ऐसे ही पद्यांश का आंसर लिखना है। इसमें 5 प्रश्न रहेंगे, 2-2 नंबर के सभी रहेंगे, तो 10 नंबर पद्यांश से भी आ जाएगा। तो मैंने टोटल आपको यहाँ से 25 नंबर की तैयारी कराया है और सिक्योर इसमें से मैं 100% कह रहा हूँ ना कि किस किस को ये जो कवि है ना, ये तो फिक्स है कि 5 नंबर अचीव करा ही देगा। और इसमें से पद्यांश जो है ना और गद्यांश श्योर नहीं है, लेकिन आपको जरूर देखने को मिलेगा। इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, पेपर देकर आएंगे। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक नहीं है तो लाइक कर देना। कमेंट में बताइए किस टाइप से वीडियो चाहिए और ये वीडियो कैसी लगी। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और आपको इसका नोट्स जो है PDF में आपको ग्रुप में ही भेज देंगे, व्हाट्सअप वाला, टेलीग्राम वाला जो ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, जाइए ज्वाइन हो जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।